130 साल पहले चेक रिपब्लिक के एक छोटे से गांव में एक 18 साल का लड़का थॉमस बाटा लकड़ी की अलमारियों में सजे जूतों के साथ एक सपना देख रहा था। ये सपना सिर्फ एक दुकान चलाने का नहीं था, बल्कि ऐसा बदलाव लाने का था जिससे हर गरीब के पैर में जूते हो सके। क्योंकि उस वक्त जूतों का दाम इतना ज्यादा होता था कि लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये सपना सच हो पाएगा। दोस्तों, मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो आज 15% मार्केट शेयर के साथ भारत के फुटवेयर इंडस्ट्री का लीडर है। ये कहानी है बाटा की। थॉमस बाटा को उस वक्त ये एहसास भी नहीं हुआ होगा कि ये छोटा सा बिजनेस एक दिन दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगा और खास तौर पर भारत में एक ऐसा नाम बनाएगा जिसे लोग अपनी विरासत मान बैठेंगे। क्योंकि भारत के मैक्सिमम लोग बाटा को एक इंडियन ब्रांड समझते हैं। ये वही ब्रांड है जो आपको मैक्सिमम इंडियंस के घर में दिख ही जाएगा। लेकिन आखिर इस ब्रांड में ऐसा है क्या जो इसके इंडियन होने का महसूस कराता है? इसका जवाब बाटा की उस लिगेसी में छिपा है जो पिछले 100 सालों से इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री पर राज कर रही है। इन 100 सालों के अंदर भारत में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बाटा को कोई हिला भी नहीं सका। सवाल उठता है कैसे, और घर के आंगन में शुरू हुआ एक छोटा सा बिजनेस आखिर इतना बड़ा कैसे बन गया? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आज इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री में बाटा का मार्केट शेयर लगभग 15% के पास है, जो इसे मार्केट का लीडर बनाता है। इंडिया में इस समय बाटा 2050 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स ऑपरेट करता है, जो इसे इंडियन फुटवेयर मार्केट में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर बनाता है। और ग्लोबल लेवल पर ये ब्रांड 70 से ज्यादा देशों में एक्टिव है। बाटा हर दिन लगभग 1 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करता है। ये एक ऐसा स्केल है जिसको हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सक्सेस रातों रात नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे 130 साल की कड़ी मेहनत और बाटा की कई जनरेशंस का हाथ रहा है, जिसको समझने के लिए हमें समय में पीछे लौटना होगा। ये बात है साल 1894 की, जब चेक रिपब्लिक के एक छोटे से गांव में थॉमस बाटा एक बड़ा सपना देखते हैं। उनके परिवार की पिछली 3 पीढ़ियां जूते बनाने का काम कर चुकी थी, लेकिन थॉमस बाटा ने इस परंपरा को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि अपनी लाइफ का पर्पस बना लिया था। उनकी सोच थी ऐसे जूते बनाना जो हर इंसान खरीद सके। थॉमस को ये आइडिया तब आया जब उन्होंने रियलाइज किया कि उस वक्त जूते सिर्फ अमीरों की चीज हुआ करती थी और यूरोप में लाखों लोग नंगे पांव चला करते थे। उन्होंने तय किया कि वो ऐसे जूते बनाएंगे जो अफोर्डेबल के साथ साथ ड्यूरेबल भी हो। शुरुआत हुई और थॉमस ने अपने भाई और बहन के साथ मिलकर एक छोटी सी वर्कशॉप में काम शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने हैंड क्राफ्टेड जूते बनाए और धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। लेकिन हर कहानी की तरह बाटा की कहानी में भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सिर्फ 10 साल के अंदर इस कंपनी को फाइनेंशियल स्ट्रगल ने घेर लिया था। बड़े पैमाने पर जूते बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी, लेकिन फंड्स की कमी के कारण सप्लाई चेन को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से उस समय यूरोपियन मार्केट में चाइनीज फुटवेयर का इंपोर्ट बढ़ने लग गया था। ये जूते बेहद ही सस्ते होते थे, जिससे लोग तेजी से उनकी ओर शिफ्ट हो रहे थे और इसका सीधा असर बाटा की सेल्स पर पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि कंपनी पर कर्ज बढ़ता गया और बाटा बंद होने की कगार पर आ गई। दोस्तों, आज के टाइम पे बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को मैनेज करना काफी चैलेंजिंग होता है, लेकिन ओडू एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जो अकाउंटिंग से लेकर कस्टमर रिलेशनशिप्स, पॉइंट ऑफ सेल से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेबसाइट बनाने से लेकर मार्केटिंग, इन्वेंट्री, सेल्स और HR तक सब कुछ आसान बना देता है। ओडू का वेबसाइट बिल्डर इतना सिंपल है कि अगर आपको टेक्निकल स्किल्स ना भी हो तब भी आप सिर्फ 4 स्टेप में अपनी पसंद से सब कुछ एडिट करके और इसके ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर से एक प्रोफेशनल वेबसाइट इजीली बना सकते हो। जब वेबसाइट ट्रैफिक लाना शुरू करेगी तो ओडू के सेल्स एप्लीकेशन काम आएगा। इसमें प्रोफेशनल कोटेशंस बनाने से लेकर उन्हें सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट करने तक सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ तक कि अब तो ओडू से ही आप सेल्स ऑर्डर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही भेज सकते हो। बात करें इन्वेंट्री की, तो इसमें आप रियल टाइम में अपने स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो। बार कोड और RFID स्कैनिंग से ऑपरेशन सिंप्लीफाई कर सकते हो। परचेज ऑर्डर्स ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे आप अपनी इन्वेंट्री हमेशा मेंटेन रख पाओगे। कस्टमर रिलेशनशिप्स की बात करें तो ओडू का CRM अलग अलग चैनल से आने वाले लीड्स को ट्रैक करता है और एक सिंपल पाइपलाइन व्यू में ऑर्गेनाइज करता है। इससे फॉलोअप्स और शेड्यूल काफी आसान हो जाता है। इसके बाद ओडू का अकाउंटिंग एप्लीकेशन आपके सारे अकाउंटिंग प्रोसेसेस रियल टाइम बना देता है। इनवॉइसेस जनरेट और सेंड करना, लिंक से पेमेंट कलेक्ट करना, बैंक रिकॉन्सिलिएशंस ऑटोमेट करना और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस मैनेज करना, सब कुछ इजी हो जाता है। आप पूरे बिजनेस का परफॉर्मेंस डैशबोर्ड ऐप से आसानी से देख सकते हो और ये सारे एप्लीकेशंस फुली कनेक्टेड हैं। दोस्तों, ओडू का एक ऐप लाइफ टाइम फ्री है, वो भी अनलिमिटेड होस्टिंग और सपोर्ट के साथ। तो अगर आप अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक पावरफुल सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो ओडू को जरूर ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन ऐसे मुश्किल हालातों में भी थॉमस ने हार नहीं माना।
बल्कि एक बड़ा कदम उठाते हुए जूते बनाने की मॉडर्न टेक्निक को सीखने के लिए वो अमेरिका चले गए। वहाँ एक फैक्ट्री में काम करते हुए थॉमस ने सीखा कि मास प्रोडक्शन और मशीनरी के इस्तेमाल से न सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट कम की जा सकती है, बल्कि कंपनी को प्रॉफिटेबल भी बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये था कि वापस लौटने के बाद ये सब शुरू करने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। एक्चुअली थॉमस ने इसके बारे में पहले ही सोच रखा था। अमेरिका में काम करते वक्त उन्होंने जो भी पैसा कमाया था वो उसको सेव करते रहे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ लोकल इन्वेस्टर्स की मदद ली और वापस लौटने के बाद अपनी कंपनी को नए सिरे से शुरू किया। उन्होंने अपनी नई सोच के साथ कंपनी को फिर से खड़ा किया और धीरे धीरे मार्केट में पकड़ बनानी शुरू कर दी। थॉमस ने जूतों की प्रोडक्शन कॉस्ट को इतना कम कर दिया था कि उनके सस्ते और ड्यूरेबल जूते जल्द ही लोगों की पहली पसंद बन गए। अगले कुछ सालों में बाटा ने न सिर्फ सेल्स में रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि लोगों के दिलों में पहचान बनाई। लेकिन जैसे जैसे सफलता की ये लहर बढ़ रही थी, दुनिया पर एक बड़ा संकट मंडराने लगा, क्योंकि अभी कंपनी की ग्रोथ स्टार्ट ही हुई थी कि 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। ये वो समय था जब दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोपियन इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। रॉ मटेरियल्स की कमी, टूटे हुए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स और स्किल्ड लेबर का मिलिट्री में शामिल हो जाना, इन सब ने बाटा के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी थी। लेकिन थॉमस बाटा कोई आम इंसान नहीं थे। यूएसए से लौटकर मशीनरी और मास प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके वो पहले ही अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर चुके थे। युद्ध के इस मुश्किल वक्त में उन्होंने एक बड़ा अवसर खोज निकाला था, क्योंकि उन्हें अब मिलिट्री के लिए लो कॉस्ट और ड्यूरेबल बूट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जो कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट से बाटा को ग्लोबल एक्सपोजर मिल गया। वही 1920s में बाटा का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू होता है। दरअसल यही वो समय था जब थॉमस बाटा पहली बार रॉ मटेरियल्स की तलाश में भारत पहुंचे। बंगाल की तंग गलियां और मिट्टी भरी सड़कों पर चलते हुए उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था, जो थी लोगों का नंगे पांव चलना। उन्होंने देखा कि यहाँ ज्यादातर लोगों का पैर खाली होता था और जिनके पास जूते होते थे वो भी या तो फटे हुए थे या इतने खराब थे कि उनका पहनना ना के बराबर था। थॉमस ने सोचा कि एक ऐसा देश जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, क्या ये जूतों जैसी बेसिक नेसेसिटी को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने उसी समय ठान लिया कि वो अपना बिजनेस भारत में जरूर लेकर आएंगे। लेकिन एक ऐसे देश में इन्वेस्टमेंट करना जहाँ की इकोनॉमी कमजोर हो और कल्चर बिल्कुल अलग, ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। फिर भी 1931 में पश्चिम बंगाल के कोन नगर में एक किराए की बिल्डिंग को फैक्ट्री बनाकर बाटा ने भारत में पहला कदम रखा। लेकिन ये शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इंडियन मार्केट यूरोपियन मार्केट से काफी अलग थी। यहाँ का क्लाइमेट, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी और फैशन प्रेफरेंसेस सब कुछ एक नया चैलेंज था। फिर भी इन्होंने इंडियन मार्केट को गहराई से समझने के लिए एक डिटेल्ड रिसर्च शुरू किया। तभी उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। दरअसल 1932 में थॉमस बाटा की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इस हादसे ने कंपनी को बहुत गहरा झटका दिया और अचानक से बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी उनके छोटे भाई जैन एंटोनिन बाटा और बेटे थॉमस बाटा जूनियर पर आ गई। उस वक्त थॉमस बाटा जूनियर की उम्र मात्र 18 साल की थी, इसलिए सवाल ये था कि क्या इतनी कम उम्र में वो इस ब्रांड को बचा पाएंगे या बाटा की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन थॉमस जूनियर ने प्रूव कर दिखाया कि लीडरशिप उम्र की मोहताज नहीं होती। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता के विजन को आगे बढ़ाया, बल्कि कंपनी को ग्लोबली एक्सपैंड भी किया। साल 1934 में उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लेते हुए वेस्ट बंगाल के अंदर बाटा नगर की स्थापना कर दी और इंडिया में अपने बिजनेस के सारे ऑपरेशंस कोन नगर से बाटा नगर में शिफ्ट कर दिया। अब बाटा नगर सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक पूरी टाउनशिप बन चुकी थी। थॉमस बाटा जूनियर ने यहाँ न केवल जूतों का प्रोडक्शन बढ़ाया, बल्कि वर्कर्स के लिए एक सपोर्टिव कम्युनिटी भी तैयार की। वर्कर्स के लिए अफोर्डेबल घर बनाए गए ताकि वो फैक्ट्री के पास रहकर अपने काम पर बेहतर तरीके से फोकस कर सकें। साथ ही उनके बच्चों के लिए स्कूल्स और परिवार वालों के लिए हॉस्पिटल्स की भी व्यवस्था की गई। इस टाउनशिप ने न केवल प्रोडक्शन के कॉस्ट को कम किया, बल्कि वर्कर्स की लॉयल्टी और प्रोडक्टिविटी को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके साथ ही जूनियर बाटा ने कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाई जो इसके लिए गेम चेंजर साबित हुई। इसमें सबसे पहली और सबसे इम्पैक्टफुल स्ट्रेटजी थी चार्म प्राइसिंग। बाटा ने अपने जूतों की कीमत 10 रुपए की बजाय 9.99 रुपए रखनी शुरू की। भारत में इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल सबसे पहले बाटा ने ही किया था और इसका सीधा असर लोगों की बाइंग साइकोलॉजी पर पड़ा। ये एक ऐसी टेक्निक थी जहां ग्राहक सबकॉन्शियसली इसे सस्ता फील करते थे, भले ही एक्चुअल डिफरेंस केवल 1 पैसे का हो। इसके अलावा बाटा ने अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में लोकल प्रॉब्लम्स को टारगेट किया। जैसे उस वक्त टिटनेस जैसी बीमारियां एक बहुत बड़ी समस्या होती थी।
तो ऐसे में बाटा ने टिटनस से सावधान रहें, छोटी सी भी चोट खतरनाक हो सकती है, इसलिए जूता पहने इस लाइन को अपना स्लोगन बना दिया। इस स्लोगन के जरिए उन्होंने लोगों को समझाया कि नंगे पैर चलने से चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है और सही फुटवेयर पहनकर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इस अप्रोच ने न सिर्फ बाटा के प्रोडक्ट्स को प्रैक्टिकल और जरूरी बताया, बल्कि कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी बनाया। मतलब बाटा ने इंडिया में जूतों को सिर्फ बेचा नहीं, बल्कि उन्हें पहनना भी सिखाया। बाटा ने इंडियन फैमिलीज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लिए फुटवेयर डिजाइन किए, ताकि एक ही जगह पर पूरी फैमिली के जूते मिल सके और कोई भी ग्राहक उनके स्टोर से खाली हाथ ना लौटे। साथ ही इंडिया में पहली बार बाटा ने हैंडक्राफ्टेड जूतों की मोनोपोली को खत्म किया था और मशीन मेड मास प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, जिससे जूतों की क्वालिटी में कंसिस्टेंसी आई। इन जबरदस्त स्ट्रेटजीज की वजह से 1940 तक बाटा पूरे भारत में एक हाउस होल्ड नेम बन चुका था और अब कोलकाता, दिल्ली व पटना जैसे बड़े शहरों में उसके रिटेल स्टोर्स खुल चुके थे। लेकिन एक तरफ जहां बाटा भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था, जिसने बाटा के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। लेकिन दोस्तों, थॉमस बाटा जूनियर ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले ही सोच निकाला था। 1939 में युद्ध की शुरुआत होते ही उन्होंने अपनी फैमिली को कनाडा शिफ्ट कर दिया। ये न सिर्फ उनके सेफ्टी के लिए था, बल्कि बाटा के ग्लोबल ऑपरेशंस को मैनेज करने की स्ट्रेटजी का पार्ट भी था। उन्होंने लैटिन अमेरिका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे नए मार्केट पर फोकस किया। साथ ही उन्होंने सप्लाई चेन डिसरप्शन से बचने के लिए लोकलाइज्ड प्रोडक्शन यूनिट्स पर जोर दिया। युद्ध के इस मुश्किल दौर में भी बाटा की फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पर चल रही थी, क्योंकि बाटा अब सिर्फ यूरोपियन मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं था। फिर आया साल 1947, जब भारत को आजादी मिली और देश रीबिल्डिंग के फेज में था, क्योंकि अब तक भारत की फुटवेयर इंडस्ट्री अभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। ऐसे में बाटा ने अपनी स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क बनानी शुरू कर दी। 1950 के दशक में बाटा ने न सिर्फ बड़े शहर जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में अपने रिटेल स्टोर्स खोले, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों तक भी पहुंच बनाई। इसके बाद बाटा ने डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल पर काम किया, यानी वो अपने प्रोडक्ट्स को बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सीधे कस्टमर्स को बेचना शुरू किया। इसमें मिडिल मैन के कमीशंस और मार्जिन्स की जरूरत भी खत्म हो गई। साथ ही डायरेक्ट इंटरेक्शन से बाटा ने कस्टमर्स की जरूरतें और फीडबैक को बेहतर तरीके से समझा, जिससे उन्हें नए प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने और मार्केट ट्रेंड्स के साथ अडॉप्ट करने में मदद मिली। यही रीजन था कि बाटा का ये मॉडल न सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंट साबित हुआ, बल्कि इसने कंपनी की एक्सेसिबिलिटी और ट्रस्ट वर्थिनेस को भी बढ़ावा दिया। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स और खेतों में काम करने वाले किसानों तक हर किसी के लिए बाटा के पास एक सोल्यूशन था। खास तौर से बाटा के सफेद और काले कैनवास शूज, जिन्हें पीटी शूज के नाम से जाना जाता है, कुछ इंडियन स्कूल्स के लिए ये शूज एक स्टैंडर्ड बन गया था और 1961 तक बाटा हर दिन 50,000 से ज्यादा जूते बना रही थी। 1970s में बाटा का डोमिनेंस ऐसा था कि अब उसके कॉम्पिटिटर्स के लिए मार्केट में जगह बनाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन 1980s का एंड होते होते इंडियन फुटवेयर मार्केट में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी और जो बाटा पिछले 5 डिकेड से इंडियन मार्केट का किंग बना हुआ था, उसको पहली बार रियल चैलेंज का सामना करना पड़ा। दरअसल 1990s में जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज्ड हुई, तो ग्लोबल ब्रांड्स ने इंडियन मार्केट में एंट्री करना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ लोकल कॉम्पिटिटर्स ने भी मार्केट में तेजी से अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि बाटा, जो अब तक मोनोपोली एंजॉय कर रही थी, उसकी सेल्स तेजी से नीचे गिरने लगी और नए नए प्लेयर्स उसका मार्केट शेयर खाने लगे। लेकिन बाटा के डिक्लाइन की शुरुआत सिर्फ एक्सटर्नल कंपटीशन से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी जड़ें कंपनी के अंदर भी छिपी हुई थी। दरअसल 90s के दौरान बाटा ने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ की ऑपरेशंस को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अपने पावर रेंज के जूतों को चीन से मंगाना शुरू कर दिया था, जबकि पहले सिर्फ असेंबली और स्यूइंग का काम आउटसोर्स किया जाता था। अब इससे उनकी कॉस्ट तो कम हो गई, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा। बाटा, जो अपनी ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए मशहूर था, अब वो कस्टमर कंप्लेंट्स का सामना कर रहा था। इसकी वजह से उनके लॉयल कस्टमर्स धीरे धीरे दूसरे ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट होने लगे। इसके अलावा 90s के दशक में इंडियन कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस भी बदलने लगी थी। लोग फैशन कॉन्शियस हो रहे थे और वो ड्यूरेबल जूतों की बजाय एक स्टाइलिश फुटवेयर की डिमांड कर रहे थे। लेकिन बाटा ने इस बदलाव को समझने में चूक कर दी। उनका फोकस अभी भी लोअर और मिडिल इनकम सेगमेंट पर था, जबकि नए प्लेयर्स ने प्रीमियम और फैशनेबल सेगमेंट को टारगेट किया था। पैरागॉन, रिलैक्सो और लिबर्टी जैसे लोकल प्लेयर्स लो कॉस्ट फुटवेयर मार्केट में टक्कर दे रहे थे और दूसरी तरफ नाइकी, एडिडास और रिबुक जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स प्रीमियम सेगमेंट पर कब्जा कर रहे थे। इस तरह बाटा, जो एक समय हर प्राइस सेगमेंट में लीडर था, वो अब कई फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ रहा था।
इस सब के अलावा बाटा का डायरेक्ट रिटेल मॉडल, जो एक वक्त उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ था, बदलते वक्त के साथ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एक्चुअली बाटा के पुराने स्टोर्स अब आउटडेटेड हो चुके थे, जहां शॉपिंग एक्सपीरियंस पर खास ध्यान नहीं दिया जाता था। दूसरी तरफ कॉम्पिटिटर्स अपने स्टोर्स को मॉडर्न और क्लासी बना रहे थे, जो कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। इन सब रीजंस के चलते बाटा का डोमिनेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अब तक इस कंपनी को ये एहसास हो चुका था कि अगर उन्हें मार्केट में सरवाइव करना है तो पुरानी स्ट्रेटजीज को छोड़कर कोई नया रास्ता अपनाना होगा। जो बाटा लंबे समय तक अपने अफोर्डेबिलिटी के लिए जाना जाता था, 2000 के दशक तक कस्टमर्स के बदलते टेस्ट को मैच करने में पीछे रह गया। एंड जब उन्हें समझ आया कि लोग अब सिर्फ अफोर्डेबिलिटी नहीं बल्कि स्टाइल और प्रीमियम एक्सपीरियंस भी चाहते हैं, तो बाटा ने अपनी इमेज को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने आउटडेटेड स्टोर्स को मॉडर्न और अट्रैक्टिव बनाने पर फोकस किया। ट्रेडिशनल डिस्प्ले शेल्फ्स को स्लीक और ऑर्गेनाइज्ड लेआउट से रिप्लेस किया, जिससे स्टोर्स ना सिर्फ विजुअली अपीलिंग बने बल्कि शॉपिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर हो सके। साथ ही बाटा ने अपने नए प्रीमियम स्टोर्स लॉन्च किए, जहां कस्टमर्स को लग्जरी का फील मिले। केवल इतना ही नहीं, बाटा ने अपने प्रोडक्ट लाइन को भी डाइवर्सिफाई किया। इस बार लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के साथ साथ अपर मिडिल क्लास व प्रीमियम कस्टमर्स को भी टारगेट किया और ड्यूरेबिलिटी के साथ स्टाइलिश व ट्रेंडी डिजाइन पर फोकस किया। दोस्तों, बाटा ने जल्द ही पहचान लिया कि इंडियन वीमेन का बाजार एक छुपे हुए खजाने की तरह है, जो अब तक लार्जली अनटैप्ड था। इसलिए उन्होंने खास तौर पर महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव और ट्रेंडी कलेक्शंस लॉन्च किए, जो न सिर्फ उनकी स्टाइल प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते थे बल्कि उन्हें फैशन फॉरवर्ड भी बनाते थे। इस सब के अलावा इन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन पर भी जोर दिया था। बाटा ने अपने एड्स में यंग सेलिब्रिटीज को शामिल किया, जो नए जनरेशन के कस्टमर्स को अपील कर सके। साथ ही डिजिटल रिवॉल्यूशन के दौर में बाटा ने ऑनलाइन रिटेल स्पेस में भी कदम रखा, जहां उन्होंने अपनी वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाया और अमेज़न व फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की भी सहारा ली। साथ ही लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए बाटा ने आउटसोर्सिंग कम करते हुए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर ध्यान दिया। आखिरकार कुछ ही सालों में बाटा के इन सभी एफर्ट्स का असर कंपनी की परफॉर्मेंस पर भी दिखने लगा। ऐसे कस्टमर्स जो दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट हो रहे थे, अब बाटा की तरफ वापस लौटने लगे। बाटा का ये कमबैक कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का हिस्सा था। क्योंकि अब उन्होंने इंडियन मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटकर हर क्लास को टारगेट किया था। फॉर एग्जाम्पल, यूथ सेगमेंट में मिलेनियल और जेन जी कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए बाटा ने फंकी, वाइब्रेंट और ट्रेंडी डिजाइन्स लॉन्च किए और स्नीकर्स व कैजुअल फुटवेयर के लिए उन्होंने अलग अलग कैंपेन चलाए। उन्होंने इंटरनेशनल डिजाइनर्स के साथ पार्टनरशिप की और लिमिटेड एडिशन कलेक्शंस लॉन्च किए, जो हाई एंड कस्टमर्स को टारगेट कर सके। बाटा ने अब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर फोकस नहीं किया था, बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी दी। आज ये न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी एक रिस्पेक्टेड और रिलायबल ब्रांड बन चुका है। ग्लोबली इसके 5000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स हैं, जो हर साल लाखों कस्टमर्स को सर्व करते हैं। साथ ही आज इसके ऑपरेशन 70 से ज्यादा देशों में फैल चुके हैं। दोस्तों, बाटा का ये सफर साबित करता है कि बदलते वक्त के साथ इवॉल्व करना एक ब्रांड या फिर इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। बाकी दोस्तों, इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया का अपना शूज ब्रांड कैंपस कैसे नाइकी और एडिडास जैसे ब्रांड को पीछे करके इंडिया का सबसे बड़ा शूज मैन्युफैक्चरर बना, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।